आगे आपका है, एक होता है शुड, एक होता है मस्ट और एक होता है ऑट टू। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक शुड होता है, एक मस्ट होता है और एक होता है ऑट टू। ठीक है, एक तो हमने आपको पढ़ाया था कि शैल का पास शुड होता है, विल का पास वुड होता है। ठीक है, दूसरा होता है कि ये शुड मस्ट आर टू हम तब लगाते हैं जब किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में चाहिए आता है। क्या आता है? या अंग्रेजी में कह सकते हैं कि जब हमें कोई ऑब्लिगेशन, कृतज्ञता या आभार बताना होता है। जब हमें ऑब्लिगेशन, कृतज्ञता या आभार बताना होता है तब हम लगाते हैं शुड, मस्ट या आट टू। ठीक है, अब हमें यह सीखना होता है कि शुड कब आता है, मस्ट कब आता है और आट टू कब आता है। तो दो बातें समझ गए, हिंदी में जब चाहिए आएगा तो लगाते हैं, और इसमें एक रूल ये होता है कि अगर हमें किसी को कोई जनरल एडवाइस देनी है, अगर किसी को कोई जनरल एडवाइस या सामान्य सलाह देनी है तो शुड लगाते हैं। अगर हमें कहीं पर नेसेसिटी बतानी है, अनिवार्यता बतानी है तो मस्ट लगाते हैं, और अगर हमें कहीं पर कोई मोरल या रिलीजियस ड्यूटी बतानी है, नैतिक या धार्मिक कर्तव्य बताना है तो लगाते हैं आट टू। समझ गए? और दूसरा देखिए, मैंने बढ़ाया था कि ये सारे मॉडल्स हैं, और मॉडल्स की वजह से इन सब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब देखिए, जैसे एक सेंटेंस है, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो हिंदी में चाहिए आया हुआ, बेटा आप लोग नोट भी करते चलो, चाहिए आया हुआ, तो अब हमें इन तीनों में से कुछ लगाना चाहिए, या तो शुड आएगा या मस्ट आएगा या आट टू आएगा। अब हमें देखना चाहिए कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए में एक जनरल एडवाइस है, नेसेसिटी है, या मोरल बात हो रही है? क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए क्या है? एक जनरल एडवाइस है, सामान्य सलाह है। तो कैसे बनाएंगे ये सेंटेंस? कैसे बनेगा? यू शुड, बच्चों क्या हो जाएगा? यू शुड वर्क हार्ड, यानी तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड। और अगर हम सेंटेंस लिखें, तुम्हें कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए, तो अब अवश्य आ गया है, अब किसकी बात हो रही है? नेसेसिटी की। तो अब क्या लगाएंगे? बनेगा यू मस्ट वर्क हार्ड, यानी तुम्हें कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए, यू मस्ट वर्क हार्ड, क्योंकि नेसेसिटी है। और अगला है, अगर हमें मोरल या रिलीजियस बात करनी है तो ऑट टू आता है। जैसे तुम्हें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो ये बात कैसी हो गई? नैतिकता की बात है। तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो बात कैसी हो गई? नैतिकता की बात हो गई। तो कैसे बनाएंगे? तुम्हें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, यू ought to respect your elders। तो बच्चों क्या बनेगा? यू ought to respect elders, यानी तुम्हें माता पिता का सम्मान करना चाहिए। इज दिस क्लियर? आया समझ में? और देखिए एक और है, आपको पढ़ाया था कि इन सारे मॉडल से प्रेजेंट की बात होती है। किसकी बात होती है? जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, तुम्हें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ये सारी प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर हमें पास की बात करनी हो इनसे, और बच्चों पास की बात के लिए क्या होगा? जैसे चाहिए था लग जाएगा, क्या लग जाएगा? और जैसे तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए था,
इसका मतलब है कि आपने नहीं किया था। और आपको मैंने पढ़ाया था कि मॉडल्स में अगर कोई काम नहीं होता है पास्ट में, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में मॉडल्स के साथ हैव लगाते हैं, और जब हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है अगर पास्ट करना हो। जैसे अगर हम लिखें तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हैव लगा दो, यू शुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ड हार्ड। तुम्हें कठिन परिश्रम अवश्य करना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट हैव, थर्ड फॉर्म वर्ड हार्ड। तुम्हें माता पिता का सम्मान अवश्य करना चाहिए था, यू ऑट टू हैव, और थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड हो जाएगा। तो बच्चों बताओ, ये चीजें क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन? नोट करो फटाफट। चलिए आगे बढ़े। नोट हो गया बेटा? इसे हटा दें। हो गया? अब नेक्स्ट कौन सा है? हो गया बेटा? अब नेक्स्ट कौन सा है? बच्चों नेक्स्ट हमारा है कौन सा है, डेयर, डेयर नॉट और यूज टू। नोट करिएगा, अगला है डेयर, डेयर नॉट और यूज टू। नोट हो गया? और एक और है, और कौन सा इसमें है, एक और है नीड और नीड नॉट, है ना? एक छुप गया था, कौन सा है, नीड और नीड नॉट। कौन सा है? और कौन सा छुपा? ये तो हो गया था, मस्ट और टू हो गया था ना। चलिए शुरू करें। देखिए यहां से देख लिया करो, ये असली यहाँ सब दिख जाता है। तो नीड, नीड नॉट, डेयर, डेयर नॉट। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो बात हो रही है नीड, इसी को देख के हम समझ गए कुछ छुपा हुआ मामला है। नीड, नीड नॉट, डेयर, डेयर नॉट। अब बच्चों होता क्या है, नीड मीन्स क्या होता है, नीड मीन्स क्या होता है, नीड मीन्स होता है जरूरत होना। क्या होता है बेटा? नीड मीन्स होता है जरूरत होना या आवश्यकता। और डेयर का मतलब होता है साहस करना। डेयर का मतलब क्या होता है, साहस करना। बच्चों नीड और डेयर जो है, जब ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं, किसमें यूज होते हैं, अफर्मेटिव में यूज होते हैं। यानी कि जब इनको हम नीड को या डेयर को अफर्मेटिव में यूज करते हैं, तो ये हमारे उस समय मोडाल नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं, वर्ब के रूप में।
और कैसी वर्ब रूप में काम करना है, जैसे नीड माने जरूरत होना, वैसे ही काम कर, जैसे प्ले माने खेलना, रीड माने पढ़ना, राइट माने लिखना, इस तरह से काम करते हैं, एक ऑर्डिनरी वर्ब होती है। और इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस में इनके साथ ऑर्डिनरी वर्ब का रूल लगता है। ऑर्डिनरी वर्ब का रूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें राइट वर्ब यूज करनी है, तो रूल क्या होता है कि अगर सिंगुलर है ही है तो राइट्स करेंगे, और प्लूरल है यू है तो राइट करेंगे। यानी सिंगुलर है तो यस आई एस लगाते हैं। वही बात इसमें लागू होगी अफर्मेटिव में, कि यहाँ पर फिर क्योंकि ये बात क्यों हो जाती है, क्योंकि ये जब सिंगुलर होगा तो यस आई एस लगेगा, प्लूरल होगा फर्स्ट फॉर्म होगा, और दूसरी बात इसके साथ टू आता है। क्या आता है? टू। लेकिन जब ये निगेटिव में यूज होता है, जैसे नीड नॉट और डेयर नॉट, या इंट्रोगेटिव में यूज होता है, नीड या डेयर, तो बच्चों क्या कह रहा है कि अगर ये निगेटिव या इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं तो फिर ये आपके मॉडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और तब इनके साथ मॉडल का रूल लगेगा। मॉडल का रूल क्या होता है? मॉडल का रूल ये होता है कि फिर हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इनकी फर्स्ट फॉर्म ही आनी होती है, क्योंकि मॉडल सेम रहता है। और दूसरी बात होती है, फिर इसके साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं। ये दो बातें याद रखिएगा, ठीक है? इनके साथ टू का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, ही डेयर नॉट गो देयर। अब देखिए यहां पर निगेटिव था तो ही है तो भी डेयर आ रहा है, और यू डेयर नॉट गो देयर, और यू है तो भी डेयर आ रहा है, और यहां पर टू भी नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अगर अफर्मेटिव लिखें हम, जैसे देखिएगा, ही डेयर्स टू गो देयर, यू डेयर टू गो देयर। अब देखिए यहां पर फर्क समझिएगा कि जब हमने अफर्मेटिव यूज किया, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो देखिए ही सिंगुलर था तो डेयर्स करा, यू प्लूरल है तो डेयर करा, क्योंकि यहां पर ये वर्ब है, और दोनों के बाद हमने क्या लगाया, यहां पर टू भी लगाया है। तो समझ गए? और यहाँ पर जब निगेटिव था तो ही है तो भी डेयर नॉट है, यू है तो भी डेयर नॉट है, और टू भी नहीं आता है। तो इतनी बात समझ आ गई है? क्या सिखाना चाह रहे हैं? क्लियर हो गया कि जब ये निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो हमें यस यस नहीं लगाना पड़ता और टू भी नहीं आता। चलिए नोट करो फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बहुत पूछी जाती हैं, फिलर्स में, इंप्रूवमेंट में, एरर्स में बहुत आता रहता है। बच्चों नोट हो गया? नोट हो गया? आप लोग थोड़ा सा पैरेलल काम कर लिया करो, लिखते हुए जाया करो, समझते हुए जाया करो, तो जल्दी हो जाता है, ये फिर गैप नहीं होगा आपका। हो गया? आगे बढ़े? चलिए देखिएगा, सबका नोट हो गया? अब नेक्स्ट हमारा है, थोड़ा देखिए इसी में और चीजें देखते हैं।
देखिए अब ऐसी बात लागू होती है जब हम इसको नीड और डेयर को इंट्रोगेटिव यूज करेंगे। जैसे नीड आई वर्क हार्ड, क्या मुझे कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, ठीक है। या नीड ही वर्क हार्ड, क्या उसे कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए आई है तो नीड, ही है तो नीड, और टू भी नहीं आ रहा है, ठीक है। बच्चों सेम चीज लागू होती है अभी जैसे पीछे हमने पढ़ा था डेयर वाला, ठीक है। तो वैसे देखिएगा, डेयर ही गो देयर, डेयर यू गो देयर। तो चीजें क्लियर हो गई, आया समझ में। अब देखिए इसमें एरर कैसे आती है वो आपको दिखाते हैं, इसको हटाएं। अब देखिए गलतियां कैसे आएंगी, एरर कैसे आती है उसको देखते हैं। जैसे देखिएगा बच्चों एरर कैसे बनाते हैं, जैसे देखिएगा एक सेंटेंस है, यू नीड नॉट टू प्ले हियर। अब ऐसी एरर आएंगी, बताइए क्या दिक्कत है इसमें, क्या दिक्कत है। टू नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव है, तो मैंने कैसे कहेगा टू नहीं आता है, ठीक है। और देखिएगा सी डेयर्स नॉट स्टे देयर या स्टे हियर, इसमें क्या दिक्कत है, समझ में आ रहा क्या गलतियां हो रही हैं। अब निगेटिव है तो फिर यहां पर क्या है, डेयर्स नहीं होगा डेयर होगा, बस ऐसी गलतियां हो गई, ठीक है। एक और देखिएगा, बताइए, हाउ डेयर यू टू टच मी, तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे करी, क्या दिक्कत है इसमें। इंट्रोगेटिव है तो मैंने कैसे कहेगा, जब निगेटिव इंट्रोगेटिव होता है तो बस दो बातें याद रखनी है कि निगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो टू नहीं आएगा, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो फिर इसमें चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो फर्स्ट फॉर्म रहती है, ऐसे ऐसे लगाते हैं। तो मुझे लग रहा है इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़े, नोट हो गया, जल्दी करो। हो गया बेटा, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला है, कर लो कर लो, हो गया। चलो देखो अगला है, एक और बचा हुआ है आपका, कौन सा है, यूज टू। बच्चों यूज टू करते हैं इसका प्रयोग पास्ट की हैबिट बताने के लिए, क्या करने के लिए यूज करते हैं, पास्ट की आदत। जैसे मैं पिछले वर्ष क्रिकेट खेला करता था, तो ये मेरे पास की क्या है, आदत है। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, यूज टू लगाएंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई यूज टू प्ले क्रिकेट लास्ट ईयर, आया समझ में। ऐसे वह पिछले साल गीत गाया करती थी, तो आदत है, तो क्या लगाएंगे, बताइए कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सी यूज टू
सिंग अ सॉन्ग लास्ट ईयर, वह पिछले साल गीत गाया करती थी। यहाँ पे एक बढ़िया चीज आपको सिखाएं कि अगर आपका मन करे कि नहीं यार यूज टू से हमारी लड़ाई है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पर वुड लगा दीजिएगा। अगर आपकी यूज टू से लड़ाई हो जाए तो नहीं, जिससे लड़ाई होती है उससे बातें नहीं करते हैं, तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, होता है कि अगर पता लगा आपका किसी ए फ्रेंड से लड़ाई हो गई तो फिर आप बी से बात करना शुरू कर देते, ए को छोड़ देते। तो इस तरह से आप यहाँ पर इससे काम चला सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो कैसे कह सकते हैं, आई वुड प्ले क्रिकेट लास्ट ईयर और शी वुड सिंग अ सॉन्ग। एक चीज आपको और दिखाएं, यहां पर क्या है, यूज टू के साथ वर्ब की कौन सा फॉर्म लगा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म। एक और बढ़िया चीज सिखाएं, इसको हटाएं, सबका हो गया कि अभी मैंने क्या था कहा कि यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन अगर यूज टू के पहले इज आ जाए, एम आ जाए या आर आ जाए, तो फिर इसके साथ हमेशा वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म आता है। क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म आता है। जैसे आई एम यूज टू टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए यहां पर यूज टू है लेकिन आईएनजी फॉर्म लगा रहे क्योंकि एम आ गया। पॉइंट क्लियर? तो इसको रफ करें। तो बच्चों ये आपके मॉडल्स खत्म हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा है जो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, वो कौन सा है, क्यों भाई कौन सा है, वो आपका है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बच्चों कौन सा है, नोट करिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और ये इंग्लिश ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल है, ध्यान रखिएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता दूं कि अगर ये रूल आपको नहीं आता है तो यू डोंट नो, आपको नहीं पता होगा कि हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू रीड करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू लिसन करेक्ट, यानी कि सही क्या है गलत क्या है वो हमें यही रूल बताता है। क्यों बताता है समझिएगा। यहां पर रूल का नाम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी ये रूल हमें ये सिखाएगा कि जैसे देखा होता क्या है कि हम अंग्रेजी में कुछ भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो बच्चों किसका यूज करते हैं, सेंटेंस का, इसी का तो यूज करते हैं। तो और जो सेंटेंस होता है बच्चों, जो सेंटेंस होता है उसका 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं सेंटेंस में, क्या होता है और क्या होता है, वर्ब और क्या होता है, यही तो 3 पार्ट होते हैं। हर सेंटेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? जैसे हर सेंटेंस में होता है, आई प्ले क्रिकेट, ये एक सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये होता है। अब ये रूल हमें क्या सिखाने जा रहा है, ये सिखाने जा रहा है कि किस तरह के सब्जेक्ट के साथ किस तरह की वर्ब आती है। और अगर ये रूल नहीं पता है तो हमें क्या होगा, हम जान ही नहीं पाएंगे कि आई है तो इसके साथ प्ले आएगा या प्लेज आएगा। ये कौन बताएगा, ये हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल सिखाएगा। और देखिए ये रूल सीख लिया तो समझिएगा सेंटेंस का 70% जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, वो आपका सब्जेक्ट वर्ब ही होता है। तो यानी ये रूल सीखने के बाद आपका 70% सेंटेंस सही होने लगेगा, है कि नहीं, फिर केवल हमें ऑब्जेक्ट पे काम करना पड़ेगा केवल।
इज दिस क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ गए इंपॉर्टेंट क्यों है? अब यहाँ पे देखिए रूल क्या है वो मैं सीखनी, तो इस टॉपिक में कुछ 7-8 रूल हैं जो हमें समझने हैं, जिससे हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही होने लगेगा। और बताऊं, जब भी आप सेंटेंस में एरर डिटेक्शन करोगे या स्पॉटिंग एरर करोगे, तो सबसे पहले सेंटेंस में यही चेक किया जाता है, देखा जाता है कि सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, फिर उसका एग्रीमेंट करके हम देखते हैं ये सही है गलत है, राइट? अब दूसरे रूल देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है वो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, और वो क्या होता है? वो होता है SSPP। क्या होता है? SSPP। बच्चों SSPP क्या कहता है? जैसे देखिए SSPP ये कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट, जैसे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो SSPP क्या कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट ये सिंगुलर है, यस फॉर सिंगुलर है, तो वर्ब हमारी यस फॉर सिंगुलर आएगी। और P फॉर अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब हमारी P फॉर प्लूरल आएगी। तो यहां पर हमने क्या सीखा? हमने सीखा S फॉर सिंगुलर और P फॉर प्लूरल। ये है SSPP। क्या सीखा है SSPP में? कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इज दिस क्लियर? और ये देखिए कोई आपको नई चीज नहीं सिखा रहे हैं, आप बचपन से यही करते आ रहे हैं, ठीक है? और दूसरी देखिए एक और चीज, ऐसा होता क्यों है बच्चों समझिएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों सब्जेक्ट माने होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। और कर्ता को थोड़ा दूसरी भाषा में कह सकते हैं, कर्ता मतलब होता है काम करने वाला, और जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं? डूअर। क्या बोलते हैं? और वर्ब का मतलब क्या होता है? काम, या बोलते हैं एक्शन। तो देखिए सिंपल सी ये आपको गणित में भी सिखाया जाता है, ये आपको रीजनिंग में भी सिखाया जाता है कि अगर काम करने वाला एक है तो काम कितने होंगे? काम करने वाले अगर ज्यादा है, 2 हैं, तो 2 काम होंगे, 3 है तो 3 काम होंगे। और अंग्रेजी में क्या होता है? 2-3 कुछ होता नहीं, या तो सिंगुलर होता है या एक से ज्यादा वो तुरंत प्लूरल बन जाता है। तो ये कौन सी नई बात है? तो आपको गणित पढ़ते आ रहे, एक काम करने वाला है, काम एक होगा, ज्यादा होगा, तो वही आपको इसमें करना होता है इंग्लिश में। इज दिस क्लियर? और देखिएगा दूसरा, देखिए हमें पढ़ा दिया गया है, देखिए हमें पढ़ा दिया गया है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, देखिएगा हमें पढ़ाया गया है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि काम कौन करेगा? इंसान। और इंसान कौन होता है? या तो नाउन होता है प्रोनाउन होता है। और आपको देखिए ये भी पढ़ाया गया है कि नाउन 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। इज दिस क्लियर? और आपको पढ़ा है कि वर्ब भी हमारी 2 तरह की होती हैं, एक होती है सिंगुलर और एक होती है प्लूरल। तो बस वही करना है। बस दूसरा देखिए क्या सीखना है, दूसरा ये सीखना है, आपने पढ़ा हुआ है कि जैसे नाउन हमारा बॉय है, ये कैसा है? सिंगुलर है। और प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है? बॉयज। एक से ज्यादा है, एस लगा देते हैं। दूसरा आपने पढ़ा होगा कि जो वर्ब हमारी है, इसका जो बेस फॉर्म होता है, जैसे राइट, वो प्लूरल होता है। कैसा होता है? और अगर वर्ब में हम यस लगा देते हैं, राइट्स कर देते हैं, तो कैसा बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। ये कंट्रास्ट हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? कि अगर हम नाउन में यस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, और अगर हम वर्ब में यस लगाते हैं तो सिंगुलर बनता है। अब ये क्यों सिखा रहे हैं? हम ये इसलिए सिखा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम आ जाए बॉयज प्लीज, और आपको याद आ जाए कि सर ने कहा था यस यस करते हैं, तो ये यस यस हो रहा है, ऐसा एस गलत हो जाएगा। एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि बॉय में यस लगा दिया गया तो बॉय कैसा बन गया, और अगर वर्ब में यस लगा दिया गया तो वर्ब कैसा हो गया? तो ये एस एस नहीं हो रहा, ये पीएस हो गया है। तो हमें पीएस नहीं करना, पीपी करना है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि हम वर्ब को ही सब्जेक्ट से एग्री कराते हैं, सब्जेक्ट को वर्ब से एग्री नहीं कराते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर बना देंगे। हमें क्या करना है, ये अगर प्लूरल, इसको ही प्लूरल बनाएंगे। और प्लूरल कैसे बनता है कि अगर यस लगाने से सिंगुलर बनता है तो यस हटाने से क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर प्लेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? प्ले। तो बच्चों समझ आया? इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए।
अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला रूल क्लियर हो गया। अब इसके देखिए कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स करते हैं एसएसपीपी के। अब जैसे देखिए एक आपको बताना है सेंटेंस सही है गलत है। ही इज प्लेइंग। तो बच्चों देखिए सेंटेंस क्या है, ही सब्जेक्ट है और इज वर्ब है। तो अब देखिए प्रोनाउन में भी हमें पढ़ा दिया गया है। प्रोनाउन में क्या पढ़ाया गया है कि हमारा अगर आई, वी, यू, दे अगर होते हैं तो ये प्लूरल हैं, और ही, शी, इट अगर हैं तो सिंगुलर हैं। और आपको नहीं पता है तो लिख लो। ये भी हमें याद रखना है कि ये वाले प्लूरल होते हैं और ये वाले सिंगुलर होते हैं। और अब देखिए वर्ब में भी आपको पता ही होगा, पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है? और ना पता है, भूलो तो लिख रहे हो कि अगर हमारा इज आता है या हैज आता है, ठीक है, या डज आता है, तो ये सब कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और अगर हमारा आर आता है, अगर हमारा वर आता है और हैव आता है, तो ये कैसे होते हैं? ये हमारे प्लूरल होते हैं। तो सबको पता है। और दूसरा आपको पता है कि जैसे हैड है तो ये दोनों में काम करता है, ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। डिड जो है ये दोनों में काम करता है। तो ये बेसिक बातें आपको सब पता है, सिंगुलर क्या है प्लूरल क्या है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या सीखा, ही है सिंगुलर तो क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। और अगर हम यहाँ पर कर दें यू तो प्लूरल हो गया तो क्या लगाएंगे? तो ये बेसिक बातें सबको आती हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला रूल क्लियर हो गया। अब दूसरे रूल की बात करते हैं बच्चों। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो बेसिक अभी तक आपने जो पढ़ा हुआ था, अब कुछ नई चीजें सीखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो नया रूल हमारा क्या है बच्चों? नया रूल ये कह रहा है कि अगर अभी तक तो एक सब्जेक्ट की बात थी, देखिएगा एक सब्जेक्ट की बात थी कि सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल तो प्लूरल। यहाँ पर कह रहा है अगर हमारे दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, अगर हमारे दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो वर्ब कैसी आएगी बच्चों? पी फॉर प्लूरल। यहाँ पर पी लिखा है मतलब क्या है? प्लूरल। और यस लिखा है क्या है? सिंगुलर। तो क्या सिखाया गया? अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो वर्ब कैसी आती है? प्लूरल। और फिर चाहे ये दोनों सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर हों तो भी प्लूरल वर्ब आती है, चाहे ये दोनों हमारे प्लूरल हों तो भी प्लूरल वर्ब आती है, चाहे एक सिंगुलर हो, ये प्लूरल हो, ये प्लूरल हो, ये सिंगुलर हो, कोई भी हो, वर्ब हमेशा कैसे लगानी है? प्लूरल। इज दिस क्लियर? एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे a doctor and a nurse are working। अब देखिए यहां पर क्या है बच्चों, इस सेंटेंस में हमें सबसे पहले क्या होता है देखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे काम करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है अ डॉक्टर एंड अ नर्स, ये पूरा सब्जेक्ट है। और वर्ब क्या है? ये आर वर्किंग वर्ब है। हमें चेक करने के लिए क्या लगाना होता है? हमें लगाना होता है अपना एसएसपीपी का फार्मूला। और अभी मैंने क्या सिखाया, अगर हमारे सब्जेक्ट की बनावट हो कि दो सब्जेक्ट अगर हमारे एंड से जुड़े हैं तो वर्ब कैसी आती है? तो देखिए यहाँ पर एक डॉक्टर सब्जेक्ट है और एक नर्स सब्जेक्ट है। और हमने क्या क्या बताया कि चाहे दोनों प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, एक सिंगुलर हमेशा वर्ब कैसे लगाते हैं? प्लूरल। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर सिंगुलर है, नर्स भी सिंगुलर है, तो भी वर्ब हमारी यहाँ पर क्या है? प्लूरल आर आ रही है। ठीक है, और अगर हम दोनों प्लूरल कर दें, डॉक्टर्स एंड नर्सेस, बच्चों अब दोनों प्लूरल हो गया है तो भी क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। अब हम एक प्लूरल कर दें, बच्चों लिखते जाइएगा, एग्जांपल नोट कीजिए, अ डॉक्टर एंड नर्सेस। अब देखिए यहां पर क्या है? एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो भी आर आ रहा है। कोई भी सिचुएशन होगी वर्ब हमेशा कैसी आएगी? प्लूरल। इतना क्लियर हुआ? नोट किया आपने? चलो आगे देखते हैं। नोट हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी रूल का अंग्रेजी में क्या है, हटाएं बेटा। आपको देखिए इंग्लिश में क्या होता है, हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है।
तो अब देखिए अभी क्या था कि हमारे जो दोनों सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हमेशा कैसे लगाते हैं? प्लूरल। लेकिन इंग्लिश में हर रूल का एक एक्सेप्शन होता है। तो इसका एक एक्सेप्शन है बच्चों। एक्सेप्शन जानते क्या होता है? व्हाट इज एक्सेप्शन? अपवाद। अपवाद किसे कहते हैं? अपवाद ये कहते हैं कि हर आदमी एक काम करेगा और कोई एक आदमी दूसरा काम करेगा, यार ये अपवाद है। ठीक है, जैसे सारे बच्चे सुबह 7 बजे आ जाएं और कोई 7:20 पे आए, यार ये अपवाद है। समझ गए? जो अलग काम करे वो अपवाद बन जाता है। तो इसका अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि एक रूल ये है कि एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट, एसएस मतलब अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, तो एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि कभी कभी वर्ब हमारे सिंगुलर लगेगी। कैसी लगेगी? अब ये कब होता है इसका समझ। तो इसका देखिए दो तरीके हैं। एक तरीका ये है, कह रहे अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से लगे हैं तो कभी कभी वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। ये कब लगाते हैं? ये तब लगाते हैं, एक तो लगाते हैं जब ये दोनों सब्जेक्ट आपके आपस में एग्री हो रहे हो। एक्सेप्शन नंबर 1 कि अगर ये आपके एग्री हो रहे हैं तब करते हैं ऐसा। और दूसरा एक्सेप्शन नंबर सेकंड ये है कि अगर ये हमारे सेम पर्सन या सेम थिंग की बात करेंगे, यानी दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट अगर सेम पर्सन या सेम थिंग की बात करेंगे तो वर्ब कैसे लगाएंगे? सिंगुलर। यानी सिंगुलर आएगी इन दो कंडीशन पे। एग्जांपल देखिएगा, जैसे एग्री कैसे करते हैं, जैसे देखिएगा 2 and 2 मैक्स 4। अब देखिए बच्चों 2 हमारा क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये भी 2 क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो पहले वाले रूल के हिसाब से प्लूरल आना चाहिए था, इसके हिसाब से क्या आना चाहिए? प्लूरल। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर हमने मैक्स वर्ब सिंगुलर लगाई है क्योंकि ये एक्सेप्शन काम कर रहा है। एक्सेप्शन क्या काम कर रहा है कि 2 और 2 मिलकर के 4 बना रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? आपस में एग्री हो रहे हैं। पॉइंट समझ आ रहा है? ये क्या हो रहे हैं? एग्री हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमारी वर्ब कैसी आई है? सिंगुलर। दूसरा देखिए सेम पर्सन की बात कैसे करते हैं, जैसे बच्चों सेम पर्सन की बात करते हैं, जैसे a poet and dramatist has died। अब देखिएगा a poet and dramatist has died। तो यहां पर देखिए बच्चों क्या हो रहा है? यहां पर आपका ये पोइट कैसा है? सिंगुलर है। ड्रामेटिस्ट कैसा है? सिंगुलर है। और दोनों सिंगुलर हैं और यहां पर हम वर्ब कैसे लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये हमारे सेम पर्सन हो गया। क्या सेम पर्सन हो गया? कि जो पोइट है वही ड्रामेटिस्ट है, जो पोइट है वही। अब यहां पर एक क्वेश्चन खड़ा करता है कि हम जानेंगे कैसे वही है? हमें कोई बताने तो आया नहीं। तो बच्चों हाँ बताने आता है। कौन बताने आता है? कि अगर आर्टिकल जैसे ये आ, अगर ये सिर्फ पहले है यहां नहीं है, तो ये दोनों एक ही पर्सन होते हैं। और अगर ये आर्टिकल दोनों जगह लगा दें, और अगर ये आर्टिकल दोनों जगह लगा दें, जैसे हम यहां पर कर दें, क्या कर दें? अ पोइट एंड अ ड्रामेटिस्ट। बच्चों के दोनों जगह लगा दें तो फिर वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। तो अब यहां पर हो जाएगा आर कमिंग, या अ पोइट एंड अ ड्रामेटिक ऐसे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। समझ गए? जैसे क्या हो जाएगा अगर मैं लिखूं अ पोइट एंड अ ड्रामेटिस्ट। अब बच्चों देखिए यहां पर हमारा हैव आ गया क्योंकि आ यहां भी लगा है, आ यहां भी लगा है, मतलब पोइट कोई और है, ड्रामेटिस्ट कोई और है। हाय समझ में? पॉइंट इज क्लियर? तो बच्चों यहां तक की बातें समझ आ गई? बच्चों यहां तक क्लियर हुआ? बताइए कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर बाकी आगे के रूल्स हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और दिखाते हैं। इसको हटाएं।
तो बस ये समझ गए एग्री और सेम थिंग वाली पर्सन पसंद आ गया। इसकी एक दो एग्जांपल आपको और कराते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे एक सेंटेंस है, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। बच्चों देखिए यहां पर क्या है, एक ब्रेड सिंगुलर है, बटर सिंगुलर है, लेकिन इज आ रहा है क्योंकि मिलकर के सेम थिंग बना रहे हैं, ब्रेकफास्ट। बात समझ आ रही है बच्चों? क्लियर हो गया? एक और देखिएगा, अ ट्रेजरर एंड क्लर्क इज वर्किंग। और एक सेंटेंस है, अ ट्रेजरर एंड अ क्लर्क आर वर्किंग। बच्चों बताओ कौन सा सेंटेंस सही है, इज वर्किंग या आर वर्किंग? दोनों सही है ना? अब देखिए क्या सीखा हमने कि एक ट्रेजरर सिंगुलर है, क्लर्क सिंगुलर है, और यहां पर हम इज लगा रहे हैं, तो पता कैसे चलता है, यहां देखना होता है ये दोनों सेम है अलग अलग है। कैसे पता चलता है कि अगर आर्टिकल से पहले लगा है, देखिए आ यहां पर यहां नहीं है, मतलब सेम है, इसलिए इज आया हुआ। और अगर आर्टिकल दोनों जगह लगा देते हैं, देखिए ये भी सिंगुलर लेकिन आर्टिकल यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मतलब क्या होता है कि ट्रेजर मतलब खजांची, खजांची कोई और है, क्लर्क कोई और है, दो है तो आर आ जाता है। तो क्लियर हो गया इतना? चलिए अब हम आगे की बातें, बचे हुए रूल्स हैं इसमें 4-5 बचे हैं, ये कल करेंगे, कल आपका रूल खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस करें? ठीक, थैंक यू।